आज जो स्थिति बनी है सर, और जो उसका हिस्टोरिकल रूट है, आप उसको पूरे संदर्भ में कैसे देखते हैं? मेरा ये पक्के तौर पे मानना है कि इसमें आईएसआई का रोल तो था। बांग्लादेश की सेना का क्या रोल रहा? सबसे इंटेलिजेंट रोल। इट मीन्स बांग्लादेशी आर्मी विल फॉलो द सेम पाकिस्तानी टेम्पलेट। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई बांग्लादेश के फौज के खिलाफ। तो आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने शायद बहुत ही इंटेलिजेंटली स्टडी किया है कि पाकिस्तान में गलतियां कहाँ हुई। उन्होंने सीखा कि अपनी इमेज कैसे बना के रखना है। भारत विकसित भारत तो हो ही, साथ ही साथ सुरक्षित भारत। और आपने कहा कि अगर भारत विकसित होता है 2047 में, सुरक्षित नहीं होता है, तो उस विकास का कोई अर्थ नहीं रहता। जो कॉग्निटिव डोमेन या हम बोलते हैं बौद्धिक स्तर पे आपको असर किया जाएगा। नैरेटिव वॉरफेयर है तो लड़ाई कहाँ डिक्लेयर है, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर तो चालू है। तो आज की स्थिति में क्या आज भी हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को लेस थ्रेटेन्ड बॉर्डर की तरह देखते हैं, या नॉन प्रेसिस्टिव थ्रेट्स के हिसाब से जो हमारी तैयारी है वैसे हम उसमें क्या सकते हैं? चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका, कोई भी देश हो, हमको हमेशा सतर्क रहना है कि जो वो देश हैं जो हमें विकसित नहीं होने देने में उनको आनंद मिलेगा, तो वो नॉन ट्रेडिशनल यूज करेंगे किसी दूसरे देश के थ्रू, जिसको हम सुरक्षा कह रहे हैं और जिसमें संबंधों की भी बात होगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट की भी बात होगी। ये सब कुछ कैसे सही जाए? याद रखिए कि हम वो देश हैं जहाँ पे बताया गया है साम दाम दंड भेद। आप सभी को प्रणाम। सीमा संघोष के पॉडकास्ट सीरीज़ की 5वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीस पाठक, इस एपिसोड का प्रस्तोता। 16 दिसंबर की जो तारीख है वो इतिहास में दो देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। भारत में 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और बांग्लादेश में हम इसे विजय दिवस कहते हैं। भारत के लिए 16 दिसंबर एक बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि जो परिस्थितियां थीं जहां भारत को अपनी सुरक्षा पे आंच महसूस हुई, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत अपने पक्ष में नहीं था, जिस तरीके से भारत ने उस सुरक्षा चुनौती को एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से भारत ने उसमें अपना जिस तरीके से उसमें भारत ने उससे पार पाया, वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद घटना बन जाता है। इसी तरह से बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो 16 दिसंबर की तारीख उनके लिए भी एक बहुत नायाब तारीख है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उसकी बुनियाद कहीं कमज़ोर थी, और जो बंगाली अस्मिता थी वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ आप मुस्लिम अस्मिता से जोड़ नहीं सकते। और ये जो इंटरनल वल्नरेबिलिटीज़ थी पाकिस्तान की, वो 1970-71 में सामने आती है, और बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश बांग्लादेश के रूप में अपनी पहचान मिलती है। तो 16 दिसंबर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी तारीख है। सीमा संघोष अपने पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से सुरक्षा के बहुत सारे विषयों पे हम लगातार पॉडकास्ट करते हैं। आज उसकी 5वीं कड़ी है। आज एक बार फिर से चूँकि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और भारत के साथ संबंधों में आप देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव की स्थिति है। ऐसे विषय पे आज हमने पॉडकास्ट का विषय रखा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो मेहमान हैं, जो आज जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और हमें इस विषय पे ज्ञानान्वित करेंगे, वो इस विषय के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय के लिए एक बहुत ही महती उनका योगदान है भारत के लिए, और उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है जो इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ही बेफिटिंग, मैं तो कहूँगा कि आज के लिए बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं आप। हमारे बीच में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे साहब। जय हिंद सर। जी। पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, यूएन मेडल। आप अभी प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और जिस तरह की प्रोफाइल है वो हम युवाओं को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, और सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करती बल्कि इस पूरे आपाधापी में जो आजकल का सोशल मीडिया है, आजकल की जो पब्लिक लाइफ है, उसमें कैसे हम कंसंट्रेट होकर के देश के लिए काम कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगर मैं आपकी जर्नी थोड़ी साझा करूं अपने सीमा संघोष पॉडकास्ट के दर्शकों के लिए, तो अ, अभी आप प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और इसके पहले आप मिलिट्री एडवाइज़र थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS ऑफ इंडिया में। और
इंडियन आर्मी में आपने पूरी 38 इयर्स की बल्कि 39 इयर्स लगभग आपने सेवा दी है और अलग-अलग पदों पर और स्थानों पे आप कार्यरत रहे। आप डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी रहे 2015 से 2018 के बीच में और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ DCI DS फॉर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर IDS में भी आप कार्यरत रहे। 19th इन्फेंट्री डिवीज़न जनरल ऑफिसर कमांडिंग पोजीशन में भी आप रहे। डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग डिप्टी GOC काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स CIF के किलो फोर्स में भी आप रहे। 100 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर भी आप रहे और चीफ इंस्ट्रक्टर आप रहे इंडियन आर्मी ट्रेनिंग टीम IATT में। और इसके अलावा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSC में इंस्ट्रक्टर भी आप रहे और 14th बटालियन गढ़वाल राइफल में कमांडिंग ऑफिसर भी आप रहे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर आप रहे 1993 से 1994। अगर मैं इस शख्सियत की फहरिस्त पे जाऊं जो उपलब्धियां हैं तो वो उतना बहुत उस सभी को कवर कर पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बेमिसाल बात है कि देश की सेवा करते हुए इतनी उपलब्धियों के साथ जो एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व बनता है वो हमारे बीच में है। सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच। और 16 दिसंबर 1971 की जो तारीख है, रेस कोर्स ग्राउंड ढाका में 93,000 से अधिक सैनिकों का जो आत्मसमर्पण था भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त प्रयास के समक्ष, वो एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि बन जाती है। और भारत की विदेश नीति हो और भारत की सुरक्षा नीति हो, अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो पड़ोस में अभी भारत बांग्लादेश जो हमारी सीमा है, भारत की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है और उस लैंड बाउंड्री के उस पार बांग्लादेश में जो स्थिति है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका एक हिस्टोरिकल रूट है। तो आज जो स्थिति बनी है सर, और जो उसका हिस्टोरिकल रूट है, आप उसको पूरे संदर्भ में कैसे देखते हैं? खासकर ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपका अपना जो अनुभव रहा है, इतना शानदार और काफ़ी बृहद अनुभव, उस अनुभव के साथ आप इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं जब ब्रिगेड कमांड कर रहा था तो मैं इसको एक ब्लेसिंग मानता हूँ कि मुझे वो ब्रिगेड मिली जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है। और वहाँ पे 2008, 9, 10 ये वाला पीरियड था। तो मैंने वो पीरियड देखा जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन हारी, तृणमूल कांग्रेस आई। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इन दोनों पार्टियों के आने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा। तो जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आते थे या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन उनमें तो कोई कमी नहीं है, वो तो आना चालू ही थे। तो एक वहाँ की पॉपुलेशन अगर त्रस्त है तो वो तो जगह ढूंढेगी आने के लिए। कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश का पूरा स्ट्रगल हुआ, ये तो बड़ा क्लियर था कि टू नेशन थियरी पे विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि बस यही एक फ़ाइनल सोल्यूशन है। तो फाइनल सोल्यूशन तो नहीं था, क्योंकि रिलीजन के ऊपर वो नहीं टिके, क्योंकि कल्चर, लैंग्वेज, आपके खाने पीने का, ये सारा कुछ अलग ही था। और फिर वेस्ट पाकिस्तान जो एक पंजाबी मुसलमान का एक तरीके से उद्दंड होते हैं कि बाकी किसी को समझते नहीं हैं, और उन्होंने वैसे ही किया। इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, मुजीबुर रहमान के विक्ट्री को कुछ नहीं समझा। और इस पूरे खेल में एक बड़ी भूमिका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। उनको पावर चाहिए था, तो उन्होंने जो खेल खेला जिसमें मिलिट्री माइंड्स ये पॉलिटिकल खेल नहीं समझ पाए, और जो हुआ वो जैसे आपने शुरू में कहा कि 16 दिसंबर 2 देशों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो उसको तीसरे देश को भी मानता हूँ कि जहाँ पे उनकी सेना को ये महसूस हुआ कि जो वो बताते थे उनकी पब्लिक को, उनकी जनता को, कि अगर पाकिस्तानी सेना है तो पाकिस्तान है, तो वो पूरा एक सपना टूटा। और उनकी जो जनता है आज भी उनको सवाल पूछती है। आप आज देखिए, कभी उनके जो संसद में चर्चा होती है
तो उनके राजनीतिज्ञ लोग पूछते हैं कि भाई जब आपकी लड़ाई, असली लड़ाई होती है, तब तो आप सरेंडर कर देते हैं। तो जो 1950 के बाद अयूब खान ने जो मार्शल लॉ लगा के एक गलतफहमी पैदा की कि पाकिस्तान मिलिट्री ही पाकिस्तान को चला सकती है, या जो राजनीतिज्ञ हैं वो तो हमेशा चोरी ही करते हैं और सेना ही सब कुछ ठीक करती है, वो भी एक भ्रम टूटा। That perception was broken. बिल्कुल, टोटली ब्रोकन। तो बट कमिंग बैक टू बांग्लादेश, was everything all right after 1971? आई थिंक जिन्होंने वो फ्रीडम स्ट्रगल किया, मुक्ति वाहिनी, जिनको हम मुक्ति योद्धा कहते हैं, उन मुक्ति योद्धाओं के लिए शेख हसीना ने जो कंसेशंस दिए थे, वो सडनली कैसे हुआ कि वहाँ की पॉपुलेशन को मंजूर नहीं थे, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन नाराज़ होगी। तो कहीं ना कहीं एक सतह के नीचे एक रेडिकलिज्म था, पनप रहा था, और वो पनप रहा था। मेरा ये पक्के तौर पे मानना है कि इसमें आईएसआई का रोल तो था। और जैसे हम हमेशा बोलते थे कि पाकिस्तान में डीप स्टेट क्या है, पाकिस्तान का डीप स्टेट उनकी आर्मी है, आईएसआई है और मौलवी हैं। वही मौलवी और वो जो उस समय हम जिनको बिहारी बोलते थे, जो पाकिस्तान में बांग्लादेश में छूटे थे, वो कंसोलिडेट होते गए, जो शायद मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश का एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक दौर आया, उसमें ये चीज़ें छूट गई। और इसीलिए हमेशा हमें देखना चाहिए जो चाणक्य, कौटिल्य ने कहा कि आपको इंटरनल कोहेजन को हमेशा सही रखना है, नहीं तो आप कितनी ही मजबूत आपकी व्यवस्था होगी, लेकिन आपके अंदरूनी जो फॉल्ट लाइंस हैं, अगर उस पर आपने नज़र नहीं रखी तो आपका देश टूटेगा। और मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ। एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक बबल था, उस बबल में ये सब भ्रमित हुए, और नीचे क्या चल रहा था, मौलवी क्या खेल खेल रहे थे, किस तरह से उनको रेडिकलाइज किया जा रहा था, और फिर वो रेडिकलाइजेशन को स्टूडेंट मूवमेंट के थ्रू इतना वायलेंस किया गया कि मेरे ख्याल से संभल नहीं पाए। लेकिन इसमें और गौर से देखने वाली चीज़ है, बांग्लादेश की सेना का क्या रोल रहा। सबसे इंटेलिजेंट वही है, उन्होंने लोगों को भी अपने साथ रखा है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बिल्कुल साफ रखा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किए, जो गलत काम किए वहाँ के पुलिस ने किए। शेख हसीना को भी साफ निकाल भी दिया। तो आप इस समय इनकी जो एक तरह से स्ट्रेटजी है, क्योंकि फाइनली उन्होंने अब वही रोल इख्तियार कर लिया है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी करती है, किंग मेकर्स। पैसे बनाएंगे, जो भी खेल खेलना है खेलेंगे, बदनाम नहीं होंगे। आपकी इस बात से एक मन में विचार आता है कि इट मीन्स बांग्लादेशी आर्मी विल फॉलो द सेम पाकिस्तानी टेम्पलेट इन फ्यूचर डेज। देखिए, आप अगर जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें आप अगर देखें तो जो चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मी को बिल्कुल संगठित रखा है। कहीं पे भी आपने उनकी गलत इमेज उनके खिलाफ डिस्कंटेंट नहीं, कुछ नहीं है, आने नहीं दिया है। एक और चीज़ देखिए, जो लोगों में गुस्सा था, जो पाकिस्तान में गुस्सा था 9 मई को, उसमें उनके कैंटोनमेंट्स अटैक हुए। बांग्लादेश में कोई कैंटोनमेंट अटैक नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई बांग्लादेश के फ़ौज के खिलाफ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने शायद बहुत ही इंटेलिजेंटली स्टडी किया है कि पाकिस्तान में गलतियां कहाँ हुई, और उन्होंने वो गलतियां नहीं की, और वो पहले से ही तैयार थे। तो जो बदलाव हुआ है, मतलब शासक का शासन का बदलाव हुआ है, उसमें बांग्लादेश की फ़ौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना इमेज का ना जान माल का। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो बांग्लादेश की पुलिस का हुआ है। बांग्लादेश की पुलिस का जान माल का भी नुकसान हुआ है, और आज की तारीख में भी जितने बांग्लादेश पुलिस के कर्मचारी हैं उसमें से कई लोग अभी भी ड्यूटी पे लौटे नहीं हैं। ना लौटने का कारण क्या है? उनको लगता है कि अगर मैं वापस ड्यूटी पे जाऊंगा तो बांग्लादेश की पुलिस के लोग, जनता
मुझे टारगेट करेंगे, मेरी फैमिली को टारगेट करेंगे, तो कहीं हाइडिंग में है, कहीं छुपे हुए हैं। तो ये एक सीखने लायक चीज़ है कि छोटा देश है लेकिन ऑब्जर्वेंट है, दूसरे की गलती से सीखता है, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन उन्होंने सीखा कि अपनी इमेज कैसे बना के रखना है। ऐसे में आप एक भारतीय के नज़रिए से देखें, एक भारतीय नागरिक के लिए एक ऐसा देश हमारे पड़ोस में है जहाँ की आर्मी जिसकी इमेज भी अच्छी है और जिसके हाथ में इस पावर के सारे सूत्र हैं। अभी अभी कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आप देखिए कि यूनुस खान जो यूनुस है, जो वहाँ के कार्यवाहक हैं, उनका नाम डिजिग्नेशन क्या है? ही इज़ चीफ, वो सलाहकार हैं। तो हु इज़ द चीफ? तो उन्होंने ये पूछा कि हु इज़ द चीफ? तो इसका मतलब है कि अभी तो बांग्लादेश की आर्मी ही चीफ है एक्चुअली। आखिर वो किसको सलाह दे रहे हैं? तो ऐसे में ये जो पोजीशन है बांग्लादेश की आर्मी की, वो भारत के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? सकारात्मक तो नहीं है, लेकिन कैसा है? देखिए, एक चीज़ जो इनपुट्स हम लोगों को मिलते हैं उसमें दो तरह के इनपुट्स मिलते हैं। एक तो ओपन सोर्स यानी मीडिया से मिलते हैं, जिसमें भारत के प्रति गुस्सा दिखाया जा रहा है सड़कों पर। अच्छा। लेकिन जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने अभी तक पाकिस्तानी मिलिट्री, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो मिलिट्री में अभी भी नौकरी शुदा लोग हैं, उन्होंने अभी तक भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप हाईलाइट कर सकें कि बोलें कि भाई बांग्लादेश की आर्मी कोई हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रही है। लोग बोल रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं। तो जब हम बोलते हैं लोग सड़कों पे हैं, तो ये भीड़ है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोई सोसाइटी नहीं है। और फिर उसके बाद मीडिया का इस्तेमाल, और शायद कोई एक्सटर्नल ताकतें हैं जिन्होंने ये सब कराया है, तो वो भी तो किसी मुद्दे से कराए ना। तो वो मकसद पूरा तभी होगा जब ये नैरेटिव अच्छी तरह से उस देश में फैल जाएगा, रीजन में फैल जाएगा। अभी आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से या सालों से आपने देखा है एक रेजिम चेंज, ये एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ हो गई है। चाहे आप अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, तो ये भी तो वही हुआ। और अभी थोड़े दिन पहले सीरिया में हुआ। तो अगर इसके पीछे किसी का हाथ है, तो टूल किट तो सेम है, सिर्फ आपको वो पन्ना निकाल के उस जगह पे भेजना है और उनको बोलना है कि जो फाइनल, एक बोलते हैं ना कि नेल इन द कॉफिन, वो ये है कि वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसका जो रेसिडेंस है उसको लूट लो और आप दिखाओ कि भाई ये पूरा जो एक आपका बनाया हुआ एक ढांचा था, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो आप वहाँ के लोगों को फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके ऊपर ये शासन थोपा गया था, ये गलत था और हम बताएंगे आपको किस तरह से सरकार चलानी है। तो अब थोड़े समय बाद ये पता लगेगा कि किस रास्ते ये लोग जाते हैं। हो सकता है मेरे विचार से कि एक लेवल पे आके जो यूनुस हैं, उनके प्रति भी शायद कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा या हताशा आएगी, और उनका समय फिर थोड़े समय बाद ख़त्म होगा, कोई एक दूसरा यूनुस आएगा और इस सब के पीछे जो किंग मेकर है वो चलते रहेंगे। तो ये जो सिचुएशन है सर बांग्लादेश में, तो अगर हम एक इंडियन के लिहाज से सोचें, तो जो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद के जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर्डनेस रखनी होगी। तो अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाएँ कि खासकर ड्यू टू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दीज आर द मेजर थ्रेट्स, वी मस्ट बी प्रिपेयर ऑन दैट, तो थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा। आपको अगर याद हो तो हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे, जनरल रावत हमेशा कहते थे 2.5 फ्रंट, हमेशा कहते थे। अभी 2.5 फ्रंट उन्होंने जो गिनाया था वो तो उसमें चाइना, पाकिस्तान और एक अंदरूनी हालत, चाहे वो खालिस्तान रिलेटेड हो, चाहे कश्मीर हो या इंटरनल कोहेजन, माओइस्ट वाले थ्रेट हो, ये कहते थे। अभी सडनली एक चीज़ और आ गई जो बांग्लादेश में। क्या हमें उनसे लड़ाई का खतरा है? मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई ऐसे करने वालों में से तो शायद नहीं है, लेकिन वो जो हाफ फ्रंट है वो और कॉम्प्लिकेट हो गया, क्योंकि
वहाँ रेडिकलाइज सोसाइटी है। और अगर पाकिस्तान आईएसआई का रोल वहाँ पे देखा जाए तो वो जो चीज़ उन्होंने पंजाब में करवाई या कश्मीर में करवाई वो हो सकता है वहाँ से करवाएं। और तो वो 2.5 का थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन होगा और हमें उस चीज़ से सतर्क रहना है। और 4000 किलोमीटर तकरीबन बाउंड्री है, फेंस्ड है, फिर भी लोग अंदर आते हैं। जो मैंने बोलना शुरू किया वहीं से मेरा मुद्दा यही था कि अगर परिवार आ सकते हैं तो आतंकवादी तो आ ही सकते हैं। तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी कष्ट देगी, ये मेरा मानना है। और यहाँ पे फिर बंगाल पुलिस, असम पुलिस, त्रिपुरा की पुलिस और पूरी बीएसएफ जो बॉर्डर मैन करती है, इनको शायद अपने प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब को लेके दोबारा से विज़िट करना चाहिए, करना भी होगा। और मेरे ख्याल जो कर भी रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तरीका होता है कि इमीडिएटली वहाँ के जो डीजी पुलिस होते हैं वो पूरा सिक्योरिटी को जायज़ा लेते हैं। दिल्ली में जो हमारे एनएसए साहब हैं वो पूरा जायज़ा लेते हैं और इनको एक साथ बिठा के वो एक्टिविटी करते हैं। खतरा है, लेकिन खतरे को काउंटर करना एक सशक्त देश का कर्तव्य होता है। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि भारत एक सशक्त देश बन रहा है तो ये सब तो होता रहेगा। आप किसी भी बड़े देश में देख लीजिए, उसके नेबरहुड में हमेशा प्रॉब्लम होती है। आप रशिया का देख लीजिए, यूक्रेन प्रॉब्लम है। आप यूएसए को देख लीजिए, क्यूबा में प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम है इन द सेंस कि एक फुंसी तो है ही। जी जी। तो आप कोई भी देश देख लीजिए, उसके नेबरहुड में तो प्रॉब्लम होगा ही। सर मैं आपके काफ़ी एड्रेस देख रहा था यूट्यूब पे, काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी मीन्स समटाइम्स यू हैव गिवन वेरी प्रेग्नेंट रिमार्क्स, उस पर सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। एक जगह आपने कहा कि भारत की जो हम भारत का विज़न देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 में, तो आपने उसमें जोड़ा कि भारत विकसित भारत तो हो ही, साथ ही साथ सुरक्षित भारत हो। और आपने कहा कि अगर भारत विकसित होता है 2047 में और सुरक्षित नहीं होता है तो उस विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उस संदर्भ में अगर मैं भारत बांग्लादेश सीमा की बात करूं, पोरस बॉर्डर है जैसे आपने बताया अभी, बहुत लंबी सीमा है हमारी 4097 किलोमीटर की। और संजोग इतना अच्छा है कि अब आज मैं जब बात कर रहा हूं तो आप जिस कर्तव्य में अभी आप कर रहे हैं उसमें आप भारत सरकार को सजेशन देने की पोजीशन में हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट बन जाता है कि हमारी जो तैयारी है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी का जो रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की कई बार कुछ मुद्दे चलते हैं, स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, टेक्नोलॉजी का जो रोल है, उसमें भी मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आई वाज हियरिंग, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कहाँ सुना, बट आपने बोला कि ह्यूमेंट और टेकेंट की साइनर्जी होनी चाहिए। हमें आपने इजराइल का एग्जांपल देते हुए बताया। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में हमारी तैयारियां कैसी हैं और हम कैसे किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जो जिस तरह देश चलता है, देश जिस तरह सरकार चलती है, तो उसमें प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज़, ये सारा होता है। तो जैसे एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। कौन सा मंत्रालय क्या काम देखेगा, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में ये जो आपके हिस्से में जवाबदारी आई है उसको कैसे आप देखेंगे। और ये तो दोनों हो गया जिस पे सरकार चलती है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनियन वॉर बुक। तो यूनियन वॉर बुक मतलब ये नहीं है कि लड़ाई लगी तब वो किताब खोलेंगे, ऐसा नहीं है। और उस किताब में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली दिया हुआ है कि राज्य सरकारें क्या करेंगी, केंद्रीय सरकार क्या करेगी, केंद्रीय सरकार में कौन सा मंत्रालय क्या करेगा। और उसके दो हिस्से क्लियरली पहले से ही थे कि पीस के दौरान, मतलब शांति के दौरान क्या होगा और लड़ाई के दौरान क्या होगा। फिर करीब 2019 में हमने जब देखा कि वो डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए ड्यू था, तो उस समय हमने देखा कि अब नए किस्म की लड़ाई आ रही है। साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन सबसे ज़रूरी है। जो कॉग्निटिव डोमेन या हम बोलते हैं बौद्धिक स्तर पे आपको
असर किया जाएगा। नैरेटिव्स। हाँ, तो नैरेटिव वॉरफेयर है, तो लड़ाई कहाँ डिक्लेयर हुई, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर तो चालू है। साइबर की लड़ाई डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन साइबर तो चल रहा है। तो उस चीज़ को भी इंसर्ट किया गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, आज के समय में देश लड़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम होता था वैसा नहीं हो रहा, लेकिन लड़ाई चल रही है। आप देखिए, रशिया ने भी बोला हम ये स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने लड़ाई नहीं बोली। तो फिर इसमें सरकार के अंदर एक दिक्कत आती है कि दूसरे मंत्रालय कहते हैं कि लड़ाई तो डिक्लेयर नहीं हुई, सरकार ने इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की, तो फिर हमारा ये कैसे एक्टिवेट होगा। तो अभी वो भी एक बीच का पोर्शन उसमें ऐड हुआ है, पर्टिकुलर एसओपी फॉलो नहीं हो पाया। एसओपी अब उसमें एक ऐड हो गया, शांति के समय, लड़ाई के समय और इसके बीच के समय में। तो लड़ाई डिक्लेयर तो नहीं हुई, लेकिन संकट है। तो एक बहुत ही अच्छे तरह से ये बना हुआ है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, और हर एक को पता है कि हमें क्या करना है। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी साइन करते हैं। इसका मतलब जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनको सबको इसका पालन करना आवश्यक है। तो अब कौन कैसा क्या करेगा, ये इसका मैंने आपको बता दी। इसके अलावा क्या होता है, इंटर मिनिस्टीरियल जब कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है तो अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स होती हैं। इंटेलिजेंस की अलग मीटिंग होती है जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार साथ में काम करते हैं। जब सबसे ऊपर वाले स्तर पे संगठित होकर काम करना होता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये मिलती है। तो इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर है, और प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर सबसे ऊपर है। फिर ये निर्णय लेते हैं और निर्णय फिर पास किया जाता है। इनको सलाह देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको उनकी तैयारी कराने के लिए वहाँ पे NSCS है जो सेक्रेटेरिएट है। एक्सपर्ट्स किस तरह से बताते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है। अब इनको सबको जब लेना है, परिस्थिति देखनी है, तो एक SPG होता है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ग्रुप होता है, तो उसको उन लोगों को बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक संकट है जो से मान लीजिए बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो वहाँ के DGP को बुलाया जाएगा, उन अलग अलग DGPs को बुलाया जाएगा, BSF के DG को बुलाया जाएगा। फिर NSA साहब उनसे पूछेंगे कैसे हो रहा है। आर्मी चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, एयर चीफ होंगे, IB के इंचार्ज होंगे, रॉ के इंचार्ज होंगे, NTR वाले होंगे। तो ये सब साथ में बैठ के देश के लिए सबसे अच्छी परिस्थिति कैसे निर्माण की जाए, ये बैठ के प्लानिंग होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा संकट आया है, और हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि उनको पता है कि कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए। बाहर से देखने वालों को लगता होगा अरे ये तो कैसे होगा, लेकिन हमारे सिस्टम में इतनी ताकत है कि हम सब चीज़ों को निपटने के काबिल हैं। मीडिया में कई बार ये चीज़ें आती ही नहीं हैं और आनी भी नहीं चाहिए कि किस तरह से तैयारी हो रही है, किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन ये सब होता रहता है। सर, आज के करीब 10 से 12 साल पहले या बल्कि 15 साल पहले जब हम लोग विद्यार्थी थे और मतलब पढ़ा करते थे, तो भारत की सीमाओं के बारे में जब बताया जाता था तो एक कैटेगराइजेशन किया जाता था। तो उसमें ये कहा जाता था कि इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, दीज आर द लेस थ्रेटेंड बॉर्डर। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी आपने थोड़ा जिक्र भी किया उधर, तो अभी जो स्थितियां हैं और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, और जैसा आपने कहा कि युद्ध तो लगातार चल रहा है, और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमने एक ट्रांजिशन फेज की प्रिपेयर्डनेस भी बना रखी है, और ऐसा लगता है कि वो ट्रांजिशन फेज तो ऑन गोइंग ही रहने वाला है। मतलब वो कभी, क्योंकि उसको आप टोटली पीस में भी नहीं कह पाएंगे और वार में भी नहीं कह पाएंगे, तो ट्रांजिशन फेज ऑन गोइंग रहेगा। तो आज की स्थिति में क्या आज भी हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को लेस थ्रेटेंड बॉर्डर की तरह देखते हैं, या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के हिसाब से जो हमारी तैयारी है वैसे हम उसमें कैसे देखें? क्या होता है कि जब आप
अपना थ्रेट परसेप्शन इवेलुएट करते हैं कि हमारे राष्ट्र को कन्वेंशनल वॉर से खतरा किसकी तरफ से है, तो आप देखते हैं कि भाई कौन आपके ऊपर ऐसा खतरा लगा सकता है। फिर जो छोटे राष्ट्र हैं जिनकी सेनाएं हमारे से तुलनात्मक तौर पे कम हैं, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल नहीं होगा, लेकिन उस जगह का इस्तेमाल कोई बड़े देश कर सकते हैं हमारे खिलाफ, तो वो नॉन ट्रेडिशनल में आ जाता है। और नॉन ट्रेडिशनल में जैसे आपने बोला ट्रैफिकिंग है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, कैटल ट्रैफिकिंग, काउंटरफिटिंग है, काउंटरफीट करेंसी का है, तो ये सारे भले ही गोला या गोली नहीं चली, लेकिन ये इतने खतरनाक हैं। आप ये मान के चलिए अगर आपकी पॉपुलेशन पूरी ड्रग एडिक्ट होती है, तो हम बोलते रहेंगे कि हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 50% से ऊपर हमारी यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन वो यूथ पॉपुलेशन किस काम की है अगर वो ड्रग एडिक्ट्स हो गए, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, जॉब रेडी नहीं है, तो देश के लिए कंट्रीब्यूट क्या करेंगे? तो उस तरह से हमें, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका, कोई भी देश हो, हमको हमेशा सतर्क रहना है कि जो वो देश हैं जो हमें विकसित नहीं होने देने में उनको आनंद मिलेगा, इंटरेस्ट, तो वो नॉन ट्रेडिशनल यूज़ करेंगे किसी दूसरे देश के थ्रू। अभी आप देख लीजिए रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई, ये एक्चुअली रशिया यूक्रेन की है या रशिया वर्सेस वेस्ट की है? रशिया वर्सेस वेस्ट ही है। तो अगर वैसा है तो लड़ाई तो कोई और लड़ रहा है, जी, लड़ाई लड़वा कोई और रहा है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी होता है, और आज पहली बार नहीं है। हमने जो पंजाब में टर्बुलेंस देखा था, हमने असम में जो टर्बुलेंस देखा था, नागालैंड में इतने सालों से देखा, मिज़ोरम में बहुत पहले टर्बुलेंस देखा, तो 1947 से ही कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो जिनको आनंद नहीं आ रहा है कि ये स्वतंत्र हुए, फिर सशक्त हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, इतने तेज़ क्यों हो रहे हैं? ये चीज़ें दूसरों को तंग करती हैं। भले ही वो आपसे आके हाथ मिलाएं, आपसे झप्पी लगाएं, लेकिन एक तरह से स्ट्रैटेजी उनकी यही रहती है, हाँ, कि ये एक पहले ही उन लोगों को लगता है कि हम चाइना से परेशान हैं, ये एक और देश आ गया, तो वो कोशिश तो होगी। तो किसी भी देश को हम अभी कैटेगराइज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्लेग्राउंड है दूसरों के लिए, और उस प्लेग्राउंड का इस्तेमाल इंटेलिजेंस एजेंसीज कई देशों की करती हैं। तो ये एक इंटेलिजेंट वॉरफेयर है इंटेलिजेंस का, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और किसी को भी एकदम क्लीन चिट या किसी को भी एकदम ब्रांडिंग ये नहीं करना चाहिए। सर आपको सुनते हुए एक और क्लैरिटी आती है कि जब हम सिक्योरिटी शब्द बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं और आपकी तैयारी पूरी है, बल्कि जैसे आपने एग्जांपल लिया कि अगर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं सारी पॉपुलेशन, तो फिर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वही थ्रेटेंड हो गया। तो आजकल जब हम सुरक्षा पे बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है, और इसमें हमारा हेल्थ भी आता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी आता है, हमारा एजुकेशन भी आता है। आपका ही एक विचार मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहीं इसे कहा कि जो भारत है 2047 का, वो सुरक्षित और विकसित तो होगा ही, साथ में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा जो युवा है वो ऐसा नहीं कि जब वो बुढ़ापे की तरफ जाएगा तब वो वेल रिसोर्स्ड होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारे युवा को वो चीज़ 30 साल के अंदर, 25 साल के अंदर, 35 साल के अंदर उसे वेल रिसोर्स मिलना चाहिए, सो दैट ही वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन वेरी एफिशिएंट मैनर। तो ये टोटलिटी का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, इस पे मैं एक बार फिर से आपको सुनना चाहूँगा। देखिए क्या पहले सोच विचार ऐसा होता था कि लड़ाई होगी तो सेनाएं आएंगी, जैसे पानीपत की लड़ाई हुई वैसी लड़ाई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सबको ये महसूस होने लगा कि अगर सेना लड़ने वाली है तो उसके लिए आर्थिक मजबूती की आवश्यकता है। इसका मतलब अगर आपकी सेना सशक्त है क्योंकि आपकी आर्थिक नीतियां सशक्त हैं, तो एक डेटरेंस होता है कि अरे भाई इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी सेना मजबूत है और इनका अर्थशास्त्र मजबूत है। ये वो सेना नहीं है जो 7 दिन में इनकी जबान बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो अर्थशास्त्र वहाँ पे मजबूत हो गया।
उससे जुड़ा हुआ आपकी आर्थिक नीतियां कौन तय करता है? आपके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो आपके नेता हैं, जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो तय करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मजबूत होनी चाहिए। दो तरह के देश होते हैं। एक है जिसको हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, जिसमें मान लीजिए एक सिस्टम है वहाँ पे, चाहे वो रशिया में 20 साल के ऊपर पुतिन कंटिन्यूस पावर में है, तो कंटिन्यूटी है। जी जिनपिंग अभी थर्ड टर्म, कंटिन्यूटी है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, उसमें हर 5 साल में हमारे नेताओं को दोबारा इलेक्शन लड़के मेजॉरिटी लेके आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंसी में रख सकते तब रख सकते हैं। हैं, अदरवाइज तो उसमें किस किस का योगदान है? उसमें सबसे बड़ा योगदान है नागरिकों का। अगर नागरिक इस बात को समझें और नागरिक अपना हक, उनका हक है, वोट डालना उनका हक है, लेकिन उसको अपनी ड्यूटी मान के करें कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मुझे अपनी सरकार चुननी है, अच्छी सरकार चुननी है, ताकि हमारी आर्थिक नीति भी मजबूत हो, सेनाएं मजबूत हो। और अलग टाइप की जो अभी लड़ाइयाँ आ रही हैं, आपने जैसे बोला हेल्थ सबसे ज़रूरी है। आप मतलब इसमें कोई भी अगर प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं, जब वो हेल्थ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं, तो ये ऐसी मिनिस्ट्री है कि ये इसका आज से ज़्यादा आने वाले 20, 30, 40, 50 साल में महत्व है। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम सब देखते हैं कि बीमार हुए, फिर उसके बाद बहुत महंगा इलाज किया, फिर ठीक हुए, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अभी यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री खुद देख लीजिए, उनका जिस तरह से खुद को वो रखते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेलनेस। ये नहीं है कि बीमार हुए फिर उसके बाद सर्जरी हुई, फिर उसके बाद। तो अगर आपकी प्रजा वेलनेस पे ध्यान देती है तो आपका देश भी उतना सशक्त रहता है। टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिपेंडेंट हैं, आप बाहर से सामान ला रहे हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, तो ये किसी तरह से ये सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, तो ये सारे मानक हैं कि आप कितने सशक्त रहेंगे। अब कोई बोल सकता है कि ये हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो भी एक मानक है, बिल्कुल है। आपका अगर एक बहुत बड़ा तबका कृषि से जुड़ा हुआ है और अगर उनकी कमाई कम है, तो निश्चित तौर पे आपकी फिर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और फूड सिक्योरिटी कम होगी। और फिर आप बाहर से अन्न मंगाएंगे, जो कि आपको जिस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उस क्वालिटी ऑफ फूड पे भी ध्यान देना है। अगर वो केमिकल्स से भरी हुई है और उसकी वजह से कैंसर होता है, तो फिर दोबारा आप मतलब एक से एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये सब अगर सोचा जाए, तो अगर आपको 2047 में मजबूत होना है, तो हर एक क्षेत्र में मजबूत होना है और हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका पावर आपकी सुरक्षा में है और आपकी सुरक्षा आपके पावर में है। अगर आप मजबूत हैं हर क्षेत्र में, तो आप सुरक्षित हैं। हमने जो बातचीत शुरू की थी सर, वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में शुरू की थी। और इंडिया बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश की जो सीमा है, वो हर तरीके से जो आज हमने चर्चा की है, वो लगभग सारी बात उस सीमा पे लागू होती है। क्योंकि जो कन्वेंशनल थ्रेट हैं, उसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल थ्रेट हैं, वो उस सीमा से आने के सबसे ज़्यादा अंदेशे हैं। क्योंकि एक तो पोरस बॉर्डर है, जैसे हम कहते हैं कि वो जो ज़मीन है, वो जो उसका जो वल्नरेबिलिटी है, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, वो एंटी इंडिया फोर्सेस उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसमें मेरा बार-बार फ़ोकस प्रश्नों का ऐसा है सर कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक नागरिक के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? एक समाज के तौर पे हम इंटरवीन कहाँ कर सकते हैं? इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपने बहुत अच्छी चर्चा की थी मणिपुर पे और उस पे, जहाँ पे आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी ऑफ़िसर को वहाँ पे या किसी मेडिकल डॉक्टर को वहाँ पे डिप्लॉय भी करती है, तो भी अगर वहाँ करप्शन होने दिया जाता है, तो यहाँ तो फिर लोकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
इसको जोड़ते हुए एक और चीज़ कि हम भारत, दक्षिण एशिया, भारत की जो एक लीडरशिप है, नेचुरल लीडरशिप है, नेशन ब्रांडिंग का भी ज़माना है और पड़ोस में हम अपनी स्थिति को हमें मजबूत भी रखना है, साथ-साथ लीडरशिप भी रखनी है। तो ये सारा कुछ और आम नागरिकों का जो पार्टिसिपेशन है, ये कैसे हम करेंगे? देखिए, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो हमेशा जो वीकर स्टेट होता है वो स्ट्रॉन्गर के विरुद्ध तो यूज़ करता ही है, और जो आपके नेबरहुड में जो वीकर स्टेट है उसको आपके जो एडवर्सरी हैं वो मैनिपुलेट करता है। ये होने का जी। अंदेशा है, उससे हमको बचने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आम नागरिक क्या कर सकता है? आपकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है ना, तो 2.8 बिलियन कान हैं और आँखें हैं। एक इस तरह से अगर कमिटमेंट हो कि कुछ गलत हो रहा है और उसको मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, और ऐसी एक प्रक्रिया हो, उसके लिए एक यंत्रणा हो जिसमें आम नागरिक थाने में जाने से डरे नहीं, बल्कि वो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करे कि मैं वहाँ पे जाके कोई खबर दे रहा हूँ। और इसका मैंने कहीं पहले किसी एक टॉक में मेरे बताया था कि मैं जब इज़राइल में गया था तो वो एक टैक्सी ड्राइवर हमारा था, वो इंडियन ओरिजिन का टैक्सी ड्राइवर था, और उससे हमारी काफ़ी बातचीत हो रही थी क्योंकि वो हिंदी भी बोलता था, मराठी भी बोलता था। तो वो सब तरफ ऐसी उसकी नज़र गाड़ी चलाते चलाते वो देखता था। मैं पूछा, क्या देख रहे हो? तो बोला, सर मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो मुझे ये रिपोर्ट करना है। तो मैंने कहा, रिपोर्ट कैसे करोगे, आप तो गाड़ी चला रहे हो? तो उसने वो जो सनशेड होता है उसको नीचे किया, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे। हर एक नागरिक को शायद उन लोगों ने ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ गलत होती है तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि इज़राइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो उन्होंने हर एक नागरिक को उसमें शामिल किया हुआ है। क्या हुआ? चाइना मजबूत है, लेकिन चाइना ने इंटेलिजेंस को किस तरह से देखा है? उन्होंने 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड एक पॉलिसी लग रही। क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी देखे, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उसका कर्तव्य है खबर देना। अगर मैं सुपर सीनियर सिटीज़न हूँ, 90 साल की उम्र वाला भी हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, 65 साल के ऊपर वाला हूँ, चाइना से अगर मैं टूरिज़्म करने कहीं बाहर जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देना है। हर एक देश ने अपना अपना एक अलग मॉडल बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। उस ऐसे मॉडल को जब हम देखते हैं तो अगर वो देश अपने एग्जिस्टेंस के लिए या मजबूती के लिए ऐसे मॉडल्स बनाता है तो कहीं ना कहीं हमें भी ये मॉडल बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ लकीली हम एक नेशन स्टेट से ज़्यादा हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। सिविलाइजेशनल स्टेट में हमें कर्तव्य अपने परिवार से मिलते हैं। नागरिकों के भी कर्तव्य जो हैं वो हमारे संस्कारों में ही हैं। पॉलिटिकल सोशल भूल गए। उस चीज़ को दोबारा से रिवाइव करने की आवश्यकता है, जिसमें आँख, कान, हाथ ये राष्ट्र के लिए हैं। और अगर इतनी बुद्धि है कि हम बाकी जाके मल्टीनेशनल कॉरपोरेट वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, तो देश के लिए तो हो ही सकता है। तो इसमें मेरा खुद का प्रोग्रेशन क्या है? जैसे आपने एक मणिपुर का विषय बहुत बढ़िया उसमें डाला। किसी को लगता होगा कि यार ये मेरा छोटा सा करप्शन है, इससे देश को क्या हो रहा है? आप वो देखिए कितना मल्टीप्लाई होता है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में। मैं नहीं कह रहा कि सभी करप्ट हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जाता है, वो एडिशन से नहीं जाता है। और अगर वो देश को उतना ही आउटपुट मिलेगा तो हमारी जो टारगेट है 5 ट्रिलियन वाली, ये तो कभी हम कवर कर लेंगे। हमें अगर बोला गया है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमें जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो कहाँ लिखा है कि वो प्रधानमंत्री जी ने बोला 5 साल में करना है तो 3 साल में नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन उस स्वप्न में शामिल होइए। चूँकि हमने बांग्लादेश पे आज बात की है, तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से भारत बांग्लादेश संबंधों का जो एक प्रॉस्पेक्ट बनता है, जो चुनौतियाँ बनती हैं, अभी फॉरेन सेक्रेटरी विवेक मिश्री की मुलाकात हुई है और ये पहली हाई प्रोफाइल मीटिंग है।
इसमें एक चिंता मैं और इसमें ऐड करता हूँ, फिर आपका उत्तर लेता हूँ। जैसे आपने बीच में ममता बनर्जी का ज़िक्र किया कि जब आपकी पोस्टिंग थी वहाँ सिलीगुड़ी में, उस टाइम पे ममता बनर्जी उभर रही थी। उनका स्टेटमेंट आया बांग्लादेश पे कि अगर आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्ज़ा करेंगे तो क्या हम बैठकर लॉलीपॉप खाते रहेंगे? तो विदेश नीति और सुरक्षा नीति अब कम से कम 2 साइलोज़ नहीं हैं, अब तो वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में इंडिया में जो फेडरलिज़्म है और सारी चीज़ें, तो ये जो जिसको हम सुरक्षा कह रहे हैं और जिसमें संबंधों की भी बात होगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट की भी बात होगी, नेशन ब्रांडिंग की भी बात होगी, तो ये सब कुछ कैसे सहेजेंगे आप? देखिए, मुझे एक हमेशा से मैं हमेशा से काफ़ी पॉजिटिव विचार रखता हूँ, और मुझे लगता है ये जो अभी फ़िलहाल की चिंता है, हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी। अभी तो उन्होंने विक्रम मिस्री जी को भेजा। हमारे पास हैं, तरीके हैं कि इसको हम बगैर अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हम मनवा लेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। याद रखिए कि हम वो देश हैं जहाँ पे बताया गया है साम दाम दंड भेद होगा, कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कितनी मात्रा में करेगा, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उन पे छोड़ा जाए, और सिर्फ हम उन पे भरोसा रखने से उनके भी हाथ मजबूत होते हैं। जो आंतरिक सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, अलग अलग क्षेत्रों के जो चीज़ें हैं जिसमें राज्य सरकार का एक पूरा कोई अलग व्यू हो सकता है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पूरे देश का एक व्यू होना चाहिए, स्पेशली जब बाहर की बात आती है। क्योंकि अगर आप दिखाएंगे कि हमारा हाउस डिवाइडेड है, तो आप किसी ना किसी को मौका दे रहे हैं कि हमारे खेल में वो कुछ ना कुछ बिगाड़े, रोल प्ले करें। तो इसलिए अगर किसी ने कुछ गलत भी बोला है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान देंगे फिर वो उसको मीडिया उछालेगा, फिर कोई उसको कोट करेगा। तो किसी ने कुछ बोला भी होगा, उनका एक व्यू होगा, उनका पर्सपेक्टिव होगा, कोई रीज़न होगा, लेकिन आज की तारीख में भारत का क्या व्यू है, और वो तय होता है जो यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उन्होंने तय किया। हम सबके लिए वो एक दिशा निर्देश है, और उसी तरह से हमको चलना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सब अलग अलग दिशा में खींचे और हमारा रथ आगे चले ही ना। तो इसलिए हमें इस चीज़ में बहुत सावधानी से और सबको एकजुट होकर ये करना है कि जो हमने देश के हित में निर्णय लिया उसको हमने पूरा करना है। तो एपिसोड दर एपिसोड सीमा संघोष का जो पॉडकास्ट है उसको सुनते वक्त ये समझ में आता है कि हम एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं। देश के नागरिक के तौर पे हमें विश्वास रखना चाहिए और अपने तय जो बन पड़े भारत की सुरक्षा के लिए, जैसे आपने इजराइल का बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया, आँख नाक कान खुले रखना है और हम अगर अपना काम बेहतर ढंग से करते रहें तो नागरिक के तौर पे भारत की सुरक्षा में हमारा योगदान बनता है। और ये जो विश्वास की बात हमने कही है, ये जो हमने कंट्रीब्यूशन की बात कही है, आज के जो हमारे अतिथि हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जी ने भी इस बात को दोहराया है कि देश और देश के एक्सपर्ट्स पे हमें यकीन रखना है और अपने तय जो बन पड़ता है उसे हमें करते रहना है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।